बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर कोर्स इंचार्ज डॉक्टर अस्मा नूर. I will take your pharmacognosy lab 2A advanced. Course number is 515. In the previous lab, all of you have already studied in detail about pharmacognosy कि pharmacognosy क्या होती है. Basically pharmacognosy क्या है, study of crude drugs क्या होती हैं. And इन सेकेंड ईयर लैब आप लोग क्रूड ड्रग्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर क्रूड ड्रग्स आर दी ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. वो नेचुरल सोर्सेज आपकी प्लांट की भी हो सकती हैं, एनिमल्स की भी हो सकती हैं, मिनरल्स से भी हो सकती हैं. और सेकेंड ईयर की लैब में ही आपने क्रूड ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन करी है ऑर्गेनोलैप्टिक मेथड को यूज़ करते हुए. इसके अलावा उनकी स्टैंडर्डाइजेशन करी है माइक्रोस्कोपिक मेथड के ज़रिए. बेसिकली इस लैब में जो हम करेंगे वो एनालिटिकल टेक्निक पर फोकस करेंगे और प्रीलिमिनरी एनालिटिकल टेक्निक. एंड बाय यूजिंग these preliminary analytical technique we will determine different type of phytochemicals or chemicals in our crude drug. इसके अलावा we will do extraction of different chemicals or different ingredient from our crude drug. इस लैब में हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, इसके अलावा फ़ाइटोकेमिकल टेस्टिंग करेंगे. तो बिफ़ोर मूविंग टू द प्रैक्टिकल नंबर 1 आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल नंबर 1 कि प्रैक्टिकल नंबर 1 का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है. प्रैक्टिकल नंबर 1, in practical number 1 we will test the leaves of Vinca rosea to detect the presence of starch. प्रैक्टिकल नंबर 1 में, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेंगे, फाइंड करेंगे या डिटरमिन करेंगे इन विंका रोजिया लीव्स, विंका रोजिया के लीव्स में. एंड द रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रैक्टिकल आर विंका लीव्स, वाटर, alcohol, iodine, test tube, Bunsen burner and beaker. As our practical is related to the Vinca rosea, so I would like to tell you about Vinca rosea. Okay, what is Vinca rosea? Vinca rosea is basically a flowering plant. It has many others name, like it is also called Catharanthus roseus, bright eye, Cape periwinkle, graveyard plant, Madagascar periwinkle, old mate, pink periwinkle, rose periwinkle. इसको मैडागास्कर पेरिविंकल क्यों कहा जाता है? इसकी वजह ये है, बेसिकली विंका रोजिया बिलोंग्स और विंका रोजिया इज़ अ नेटिव टू मैडागास्कर कंट्री and Madagascar is a country of East Africa. That's why it is called Madagascar periwinkle. It is also known as सदाबहार locally, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में इसे सदाबहार के नाम से जाना जाता है. It belong to the family Apocynaceae. Why family is important to us? Family हमारे लिए क्यों important है? सेकेंड ईयर की लैब में आप लोगों ने क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन करी होगी डिफरेंट मोड्स पर, डिफरेंट बेसिस पर, लाइक अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन करी होगी, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि सेलुलर और ए सेलुलर बेसिस पर क्लासिफाई किया होगा ड्रग को. इसी तरह केमिकल क्लासिफिकेशन की होगी, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की होगी, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की होगी. अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की, तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर हमें पता हो, यानी कि एक हमने टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एक प्लांट की कर दी और हमें उसकी फैमिली के बारे में पता है कि ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, लाइक विंका रोजिया एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और हम एपोसाइनेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं, तो हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि विच केमिकल इस प्लांट में मौजूद होगा, कौन सा केमिकल इस प्लांट में मौजूद होगा. एपोसाइनेसी फैमिली की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इस फैमिली में दिस फैमिली कंटेन अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड एंड सैपोनिन. सो प्रीलिमिनरी स्टेज पर हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम प्लांट
जो कि एपोसाइनेसी के अंडर आते हैं या एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन तमाम प्लांट्स में अल्कोलाइड्स मौजूद होंगे, ग्लाइकोसाइड्स मौजूद होंगे, सैपोनिन्स मौजूद होंगे। इसके अलावा सेकंड, द प्लांट विच कम्स अंडर एपोसाइनेसी फैमिली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, वो तमाम प्लांट जिनका ताल्लुक एपोसाइनेसी फैमिली से होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। The flowers may vary in color from pink to purple and leaves are arranged in opposite pair. It produces nearly 130 alkaloid. आप लोगों ने पेरीविंकल के फ्लावर्स या पेरीविंकल प्लांट्स देखा होगा, यानी कि सदाबहार का प्लांट घरों में भी मौजूद होता है, गार्डन्स में भी मौजूद होता है। तो डिफरेंट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। पिंक में भी आपको मिलेगा, पर्पल कलर में भी आपको इसके फ्लावर्स मिलेंगे, वाइट कलर में भी इसके फ्लावर्स मिलेंगे। जो इसके लीव्स होते हैं वो बेसिकली अरेंज हुए होते हैं अपोजिट पेयर्स में, और इट प्रोड्यूसेस नियरली 130 एल्कोलाइड्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि क्योंकि ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और एपोसाइनेसी फैमिली में क्या है, अल्कोलाइड्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, अबेंडेंट होते हैं अल्कोलाइड्स। तो तकरीबन ये 130 के करीब डिफरेंट अल्कोलाइड्स प्रोड्यूस करता है। It is a native to Madagascar. It is cultivated in tropical and subtropical region like Madagascar. It contains alkaloid, saponin and glycoside. Now come to the uses of the Vinca rosea. Basically Vinca rosea is a source of drug. सही, important drug. Vinca rosea क्या है, source of drug है। इससे हम एक important ड्रग ऑब्टेन करते हैं, और वो ड्रग बेसिकली जो यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। विंका रोजिया में मौजूद होते हैं अल्कोलॉइड्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट अल्कोलॉइड है वो है विनक्रेस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ये दोनों अल्कोलॉइड बेसिकली यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, स्पेशली लुकीमिया की ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा विंका रोजिया में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। It also has antiviral properties, anti-inflammatory properties. Sometimes it is also used against dysentery and diarrhea. Especially इसके जो leaves हैं वो यूज़ किए जाते हैं dysentery और diarrhea की treatment के लिए। And some people use these plant for ornamental purpose, यानी कि सजाने के लिए भी कुछ लोग अपने सजावट वगैरह के लिए भी इस प्लांट को यूज़ किया जाता है। As our practical or object is related to the presence of starch, और starch का हमें पता है starch is a carbohydrate. So I will tell you about the carbohydrate. What are carbohydrate? अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रॉडली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव, और एज अ सब्सटेंस दैट यील्ड वन ऑफ दीज कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट क्या है, बेसिकली ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, या उनके डेरिवेटिव हैं, या वो सब्सटेंस हैं जो कि ये कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। सही है। बेसिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट के वर्ड को फोकस करें, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ कार्बन एंड हाइड्रेट। हाइड्रेट किसके इंडिकेट कर रहा होता है, द वर्ड हाइड्रेट इंडिकेट्स वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो सेम ऐसे ही होता है जैसे वाटर में, दैट इज़ 2:1। That is why sometime carbohydrate is also called hydrated carbon. It is composed of, or it is consist of 3 elements, that are carbon, hydrogen and oxygen. The functional group in present include hydroxyl group. इसके अलावा अगर मैं डिफरेंट टाइप की कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल दूं, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, माल्टोस, आप इन तमाम में देखें सफिक्स में ये सबसे एंड में किस पे ये एंड हो रहा है, ओस पर। तो बेसिकली द वर्ड ओस इंडिकेट दीज आर शुगर। तो वो तमाम कार्बोहाइड्रेट जिनके सफिक्स में या जिनके एंडिंग में ओस का वर्ड आ रहा होता है, तो वो ये इस बात की इंडिकेशन होता है कि ये शुगर्स हैं।
अब डेफिनेशन में हमने कहा कि ये या तो कीटोन डेरिवेटिव होंगे या एल्डिहाइड डेरिवेटिव होंगे। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि दीज आर कीटोन एंड दीज आर एल्डिहाइड? अच्छा जी, यहाँ पे आप स्लाइड्स में देख सकते हैं देयर आर टू स्ट्रक्चर। नंबर 1 इज़ फ्रक्टोज एंड नंबर 2 इज़ ग्लूकोज। फ्रक्टोज को हम कह रहे हैं कीटोन डेरिवेटिव है, जबकि ग्लूकोज हमारा क्या है, एल्डिहाइड डेरिवेटिव है। तो डिफरेंस बेसिकली इसमें ये है कि आप फ्रक्टोज में देखें कार्बन नंबर 2 जो कि डबल बॉन्ड हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ये है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप। दिस वन इज़ अवर कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल कार्बन, ये जो कार्बन नंबर 2 है, आप इसके इस एंड पे देखिए, यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है और यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है। अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ आपके कार्बन मौजूद हैं तो उसको हम कहते हैं ये कीटोनिक ग्रुप है। अब आ जाते हैं हम ग्लूकोज की तरफ। ये है हमारा कार्बोनाइल कार्बन, इसके क्या है, डबल बॉन्डिंग हुई हुई है इसमें ऑक्सीजन के साथ। कार्बोनाइल कार्बन के आप इस एंड पे देखें कार्बन नंबर 2, कार्बोनाइल कार्बन एक एंड पे कार्बन से अटैच है, बॉन्डेड हुआ हुआ है, जबकि दूसरे एंड पे हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट या एल्डिहाइडिक डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन मौजूद हैं वो कीटोनिक ग्रुप होता है। अगर कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ कार्बन है और दूसरी तरफ कोई और ग्रुप या कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन कि हम कार्बोहाइड्रेट को किस तरह क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब यूनिट्स और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोनोमर्स दैट मेक अप दैम। कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासीफाई करते हैं नंबर ऑफ मोनोमर्स जो कि कार्बोहाइड्रेट बना रहे होते हैं। On the basis of number of monomers, carbohydrate are classified into 3 types. 3 टाइप्स में कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया जाता है। मोनोसेक्राइड, oligosaccharides which is further subdivided into disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, and number 3 is polysaccharide. What is monosaccharide? The word mono means one or single and saccharide means sugar. So basically these are the simple sugar because they are formed by or they consist of only one polyhydroxyaldehyde or ketone unit. ये क्या है कि सिंपल शुगर है क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ वन पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन यूनिट होता है, ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। The example of the monosaccharide are dextrose, which is also called D-glucose, and this D-glucose is the most abundant monosaccharide. Abundant का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा कसरत से या वाफिर मिकदार में आपको ये मिलेगा। The other examples are fructose and galactose. Second type of carbohydrate is oligosaccharide. Basically it contains 2 to 20 monosaccharides unit, so it can be further hydrolyzed. इसमें तकरीबन 2 से 20 तक मोनोसैक्राइड यूनिट मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम इसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। And these monosaccharide units are basically linked by a bond. That bond is called glycosidic bond. ये जो मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं या लिंक्ड होते हैं बॉन्ड के ज़रिए, उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एज वी नो दैट द ओलिगोसैक्राइड्स आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, tetrasaccharide. Disaccharide means the oligosaccharide which contain या which consist of 2 monosaccharide unit, तो उसे हम कहेंगे डाइसैक्राइड। एंड द एग्जाम्पल ऑफ डाइसैक्राइड आर सक्रोज जो कि आपको मौजूद होता है शुगर केन्स में, लैक्टोज जो कि मौजूद होता है या प्रेजेंट होता है मिल्क में, माल्टोज आपको डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स में मिलेगा। द एग्जाम्पल या ट्राइसैक्राइड की तरफ चलते हैं। ट्राइसैक्राइड इट कंसिस्ट ऑफ 3 मोनोसैक्राइड यूनिट विच आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, and the example of trisaccharide is raffinose. Similarly,
The example of tetrasaccharide is stachyose, and tetrasaccharide consists of 4 monosaccharide units which are linked by glycosidic linkage. Now comes to the polysaccharide. What are polysaccharide? Poly means many, saccharide means sugar. तो बेसिकली इट कंटेन मोर देन 20 यूनिट या 20 मोनोसेक्राइड यूनिट. पॉलीसेक्राइड में 20 से ज़ायद मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं, एंड दीज मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल. पॉलीसेक्राइड को मैक्रोमोलिक्यूल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 20 से ज़ायद मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ लिंक हुए होते हैं ग्लाइकोसाइडिक linkage के ज़रिए. The most important example of polysaccharides are starch, glycogen and cellulose. Starch is basically a reserve food material in plants, while glycogen is a reserve food material in animal. Cellulose की बात की जाए तो सेल्फ मेम्ब्रेन जो होती हैं, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. नाउ कम्स टू द स्टार्च. व्हाट इज़ स्टार्च? अभी मैंने आपको बताया बेसिकली स्टार्च क्या है. इट इज़ अ रिज़र्व फूड मटेरियल फॉर हायर प्लांट. हायर प्लांट में जो रिज़र्व फूड मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं स्टार्च कहते हैं. और बेसिकली स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स. नंबर 1 इज़ अमाइलोपेक्टिन एंड नंबर 2 इज़ अमाइलोज. बेसिकली ये 2 मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करता है, ये मुश्तमिल होता है. एक को अमाइलोपेक्टिन कहते हैं और एक को अमाइलोज कहते हैं. अमाइलोज में भी अल्फ़ा और बीटा डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ कार्बन. अमाइलोज आपका अल्फ़ा अमाइलोज भी हो सकता है, बीटा अमाइलोज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कार्बन की पोजीशन क्या है. डिफरेंट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आर प्रेजेंट विच कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड. हमने अभी पहले ही पढ़ा कि स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है. और पॉलीसेक्राइड में बेसिकली क्या है, जो पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए लिंक होते हैं. तो इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में बेसिकली जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. या आप यहाँ पे स्लाइड में स्ट्रक्चर देख सकते हैं अमाइलोज का. अमाइलोज इज़ बेसिकली अ लीनियर चेन स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल, वाइल अमाइलोपेक्टिन इज़ अ ब्रांच चेंज मॉलिक्यूल. तो ये दोनों मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्च बना रहे होते हैं. बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च की तरफ आ जाते हैं. बायो का मतलब होता है लिविंग. सिंथेसिस मीन्स कोई लिविंग बॉडी में स्टार्च किस तरह सिंथेसाइज होता है या प्रोड्यूस होता है. तो बेसिकली सिंथेसिस ऑफ स्टार्च विद इन अ लिविंग बॉडी, सही है, ये आपकी क्या कहलाती है? बायोसिंथेसिस कहलाती है. फर्स्ट स्टेज ऑफ बायोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद अमाइलोप्लास्ट which is double membrane cell organelle like chloroplast or protoplast containing sucrose. Sucrose act as primary substrate, and with the help of sucrose synthase enzyme it converted into fructose, then glucose 6-phosphate, then glucose 6-phosphate, and then ultimately starch is formed in cytosol. स्टार्च की हम बायोसिंथेसिस की बात करें तो बेसिकली स्टार्च की जो बायोसिंथेसिस हो रही होती है वो अमाइलोप्लास्ट में हो रही होती है. अमाइलोप्लास्ट क्या है? बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट की तरह क्या है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनील है जिसके अंदर मौजूद होती है सक्रोज. ये सक्रोज हमारी मौजूद है अमाइलोप्लास्ट में. ये सक्रोज कन्वर्ट होती है किस में? इनटू फ्रक्टोज. देन ये फ्रक्टोज कन्वर्ट होती है इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. देन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है स्टार्च में, और ये स्टार्च फॉर्म होती है साइटोसोल में. तो ये है बायोसिंथेसिस जो कि आपको स्लाइड में भी क्या है फ्लो डायग्राम के ज़रिए शो की गई है कि सबसे पहले सक्रोज है जो कि अमाइलोप्लास्ट में मौजूद है. ये सक्रोज कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज में, देन फ्रक्टोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, देन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है स्टार्च में.
फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली अभी स्टार्ट में भी बताया, स्टार्च के बहुत सारे क्या है यूजेस हैं, ये फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। तो बेसिकली स्टार्च क्या है, इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इट ऑल्सो हैज़ एंटी ट्यूमर एक्टिविटी बिकॉज इट कंटेन विनक्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिंग alkaloids. It also has anti-inflammatory activity, anticoagulant activity, hypoglycemic activity यानी कि शुगर लेवल को डिक्रीज़ करने की भी इसमें प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, एज वेल एज इट ऑल्सो हैज़ एंटीवायरल एक्टिविटी. फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ यूज एज बाइंडर. अब हम अपने प्रोसीजर की तरफ आते हैं. बेसिकली जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है. एक हमारा जो प्रैक्टिकल का जो पार्ट है वो इन लाइट में होगा और एक हमारा डार्क में होगा. तो अगर लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़, ज़ाहिर सी बात है लाइट की बात हो रही है तो लाइट इज़ द इसेंशियल और बेसिक रिक्वायरमेंट. लाइट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड वाटर, दीज आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. Deficiency of any of the requirement will result in the low production of starch. If no light is provided to the plant, there will be no photosynthesis and no starch production in plant. तो बेसिकली लाइट रिएक्शन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. वाटर चाहिए होता है हमें, टेम्परेचर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है. इनमें से किसी एक की भी डेफिशिएंसी होगी तो स्टार्च की प्रोडक्शन नहीं होगी, ना तो फोटोसिंथेसिस होगा ना ही स्टार्च की प्रोडक्शन होगी. ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ. बेसिकली इसमें सबसे पहले हमें लेना है विंका रोजिया के लीव्स लेने हैं, देन उसको बॉईल करना है फॉर 1 मिनट. अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हम बॉइलिंग क्यों कर रहे हैं. बेसिकली द पर्पस ऑफ बॉइलिंग इज़ टू सॉफ्टन द सेल वॉल so that the iodine can penetrate the cells and reach with starch. बॉइलिंग का पर्पस ये है कि जो विंका रोजिया, विंका लीव्स हैं, हमें पता है ये क्या है, आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, सही है, यानी कि इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद है. तो सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद है, ऑब्वियसली उस सेलुलर स्ट्रक्चर को या सेल वॉल को सॉफ्टन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको बॉयल कर रहे हैं ताकि जो हमारा आयोडीन है वो पेनिट्रेट कर सके सेल के अंदर एंड देन वो जाके रिएक्ट कर सके स्टार्च के साथ जो कि अंदर मौजूद है. तो सबसे पहले स्टेज में सिंपली क्या करना है, विंका लीफ लेना है और उसको बॉयल करना है 1 मिनट के लिए. इन स्टेप नंबर 2, take the leaf out, put in test tube and add 5 ml of ethanol. सेकंड यानी कि जो लीव्स हमने बॉयल्स किए हुए होंगे उनको क्या है हमें निकालना है. देन इन लीव्स को हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में हमें 5 ml इथानॉल ऐड करनी है. अब इथानॉल हम क्यों ऐड कर रहे हैं, द पर्पस ऑफ adding ethanol is to dissolve the chlorophyll of the leaves in order to observe violet color after reaction. बेसिकली इथानॉल ऐड करने का मकसद ये है कि हमारे लीव्स में जो क्लोरोफिल है वो डिज़ोल्व हो जाए ताकि हम वायलेट कलर को ऑब्ज़र्व कर सकें. देन इन द नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि इथानॉल बॉयल्स हो जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर. When it turns green in color, take the leaf out. जब आपका इथानॉल यानी कि जो क्लोरोफिल का कलर है वो इथानॉल में आ जाएगा, इथानॉल का कलर आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, तो हम लीव्स को निकाल लेंगे. Place the leaves on the petri dish and pour 3 to 4 drop of iodine and wait for 2 minutes. उसके बाद हमें क्या करना है, लीव्स को पेट्री डिश में निकालना है, देन उसमें 3 से 4 ड्रॉप्स क्या है आयोडीन के डालना है और तकरीबन 2 मिनट तक वेट करना है. आफ्टर 2 मिनट्स यू विल ऑब्ज़र्व वायलेट कलर. 2 मिनट के बाद आपको क्या है वायलेट कलर नज़र आएगा. सेम प्रोसीजर इज़ रिपीटेड फॉर द लीफ विच वर कैप्ट इन डार्क. यही प्रोसीजर उस लीव्स के लिए भी फॉलो करना है जो कि हमने डार्क में रखा होगा यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट.
उसके बाद जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन होगी वो आप अपने ऑब्ज़र्वेशन कॉलम में लिखेंगे। लाइट रिएक्शन बताएंगे, कलर चेंज का बताएंगे, देन प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ स्टार्च। अगर लाइट रिएक्शन में आपको किसी किस्म की कोई कलर चेंजिंग नज़र आ रही है तो आप बता देंगे स्टार्च प्रेजेंट है, अगर नो कलर चेंज है तो स्टार्च एब्सेंट होगा। इसी तरह डार्क रिएक्शन में भी आप प्रेजेंस एंड एब्सेंट ऑफ स्टार्च बताएंगे। दैन उसके बाद आप अपने रिज़ल्ट लिखेंगे, दैन डिस्कशन लिखेंगे।